डिफरेंस नहीं ऐसा होता। देखिए कानून जो है वो लिखा क्यों जाता है, ठीक है। वरना आप जाते हैं जब प्रिमिटिव सोसाइटीज में जाते हैं, पुरानी जमाने में जब आप देखते थे काजी बैठे होते थे, वो दोनों पार्टीज को सुनते थे, उसके मुताबिक तो फैसला कर देते थे। जब रिटन लॉ आया तो रिटन लॉ का एक्चुअली मकसद ये था कि जज को उसका पाबंद किया जाए, उसमें किसी को पता हो कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। ये नहीं बादशाह सलामत ने जो कह दिया, ठीक है जी, बादशाह सलामत को किसी की शक्ल पसंद नहीं आई तो उसका कहा सार उतार। बादशाह सलामत किसी को नवाजने की जो है का दिल कर आया तो हीरे जवाहरात से नवाज दिया। रिटन लॉ जो है वो इसलिए आया है, इसकी पीछे विजडम ये था कि ताकि जो लोग हैं उनको पता हो कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, हम क्या करें। देखिए अगर आप वैसे देखें तो इंसाफ तो बहुत सस्ता है। देखें अभी कुछ देर पहले उन्होंने 2 रुपए की टिकट जो है उसको चेंज करके बढ़ाया उसका रेट। हाँ, बिल्कुल। तो वरना क्या था, हम 2 रुपए की टिकट लगा के एक पिटीशन लिख देते। बिल्कुल। इंसाफ अभी भी इतना महंगा नहीं है। ठीक है। महंगा क्या है, वकील कहेगा मेरी फीस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। बहुत सी क्वालिटियाँ हैं, टीचर भी हैं और इसके साथ एडवोकेट भी हैं और क्लासिकल सिंगर भी हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। जनाब मोहतरम सैयद वासक अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, डॉक्टर साहब आप सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आप जैसा बंदा अगर टाइम देता है तो ये मेरे लिए बड़े आनर की बात है कि इतने काम करना और उसके बाद टाइम देना, ये बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा ये है कि आप मेरे पास आए, इतना टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया, मेरे लिए भी एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आ जाते हैं कि बाकी भी मेरे पास आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, एक शोबे से मुंसलिक होते हैं। शाह साहब, जब मुझे यकीन करें ये पता चला ना कि शाह साहब में इतनी क्वालिटी हैं, इतने काम एक वक्त में कर रहे हैं, तो मुझे एक था कि मैं इनको लाजमी इनवाइट करूं। और मैं आज नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान कोई भी काम है 1, 2, 3 अगर वो करना चाहे तो उसकी मिसाल आप है। मुझे ये बताएं कि इतनी चीज़ें, लेक्चरार, म्यूज़िक, उसके बाद जनाब वकालत, सबसे बड़ी बात फैमिली, ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, मैं ना अपने उस्ताद को कोट करूँगा। मेरे उस्ताद हैं, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, फ़ीर मलिक साहब। ठीक है। तो उनसे किसी ने कहा था कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करते हैं, लॉ कॉलेज लेक्चर भी देते हैं, वकालत भी करते हैं। तो जो उन्होंने जवाब दिया था वही मेरा जवाब है। उनका जवाब था कि टाइम हमेशा फारग आदमी के पास नहीं होता। जो मसरूफ आदमी होता है वो मैनेज कर लेता है। क्या बात, तो बड़ी गहरी बात। दूसरा अगर ये बात की जाए शोबे की, तो शोबा तो मेरा एक ही है, यानी वकालत है। हाँ, जो प्रोफेशन है मेरा। इसके बाद टीचिंग जो है मेरा शौक है। अच्छा, ठीक है जी। और टीचिंग के बारे में भी मैं समझता हूँ कि टीचिंग आपके लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग ना भी हो, एक सोर्स ऑफ लर्निंग है और सोर्स ऑफ ऑनर है। खास तौर पे जब आप वकील हैं और लॉ की टीचिंग में आप लेक्चर देते हैं लॉ के, तो आपका रिफ्रेश होता रहता है आपका नॉलेज जो लॉ का, आप किताबों से टच रहते हैं। अदरवाइज तो हमारे पास जब कोई केस आता है तो तभी हम जो है पढ़ते हैं। तो लेकिन लॉ कॉलेज में टीचिंग का फायदा ये होता है कि आपको पढ़ने का बहाना रेगुलर चलता है, रेगुलर आप तरतीब से जो है वो बहुत सारी चीजें नई मिलती हैं, लॉ पढ़ते रहते हैं। ये होता है। बहुत सारे शोबे थे लाइफ में, चांस भी मिले होंगे। ये लॉ का शोबा चूज करने के पीछे क्या राज़ो नियाज़ है? कौन सी ऐसी बातें देखी या कोई ऐसी शख्सियत देखी कि जिससे मुतासर होके आपने इसको चूज कर लिया? इस बारे में कुछ बताइएगा। नहीं, फ्रैंकली तो इसमें ये था डॉक्टर साहब कि जिस तरह दूसरे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट जो है वो कैरियर की इतनी उनकी काउंसलिंग नहीं होती, उस हिसाब से तो एक्सीडेंटली मैं लॉ में, मतलब एक दोस्त ने कहा है जी फारग बैठे हैं, मेरा बल्कि गैप भी है, बीए के बाद मेरा 3 साल का गैप है। अच्छा। तो बैठे हुए थे भी क्या करना है, कोई बिजनेस करना है, बाहर चले जाना है। अच्छा। तो बैठे बैठे एक दोस्त ने कहा है कि क्यों ना पढ़ा जाए। अच्छा जी, क्या पढ़ा जाए? ये लॉ किया जाए। ठीक, चलो जी लॉ कर लेते। कोई ऐसा प्लानिंग जो है कि भाई ये शोबा क्यों इख्तियार करना है,
इसमें कैरियर बनाना है, कोई इस तरह की बात नहीं। इत्तेफाक किया। हाँ जी। लेकिन जब मैं इसमें आ गया अच्छा तो फिर इंस्टीट्यूशन भी अच्छा मिल गया, कायद अज़म लॉ कॉलेज लाहौर में दाखिला मिला, अच्छा। तो फिर शौक भी बना, फिर पता चला कि ये प्रोफेशन क्या है, फिर इसका मज़ा भी आया। और अभी तक चल लेकिन जो प्री प्लान कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ऐसी कि इसमें आना। शाह साहब, कोई भी आप काम ज्वाइन करते हैं, सीखना हो, स्टडी करना हो, उसमें ये होता है कि आप पहले उसका एक प्रोसीजर होता है कि इतना आपने स्टडी करना है, उसके बाद फिर दूसरा लम्हा जो आता है वो प्रैक्टिस का होता है। ठीक है, एक टाइम जब आता है कि आप रेगुलर उस शोबे को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ ये बताइए कि कितना अरसा हो गया रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए लॉ की? रेगुलर प्रैक्टिस में तो मुझे 20 साल का अरसा हो गया जी। ठीक है, 2005 की मेरी मेंबरशिप है बार काउंसिल में, ये गुजरात में है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद ये है कि 2008 में मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस लिया था, अच्छा, उसके बाद थ्रू आउट प्रैक्टिस में हूँ जी। अब आ जाए थोड़ा आपके शोबे के हवाले से। सारे बंदे कहते हैं कानून कानून कानून, थोड़ी सी इसकी बताएं कि जो ओरिजिनल कानून है वो है क्या, कि जो जिस पे हम आजकल चाह रहे हैं। आप तो कचहरी में होते हैं, क्या ख्याल है, नेगेटिव पॉजिटिव आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वहाँ पे रहते हैं, क्या तरीक़ाकार है। अगर जो ओरिजिनल जब लॉ तैयार होता है या कानून बना, उसमें और जो अब कानून चाह रहा है, इसमें कोई डिफरेंट है या शुरू से इसी तरह चाह रहा है, इसकी थोड़ी सी बताइएगा हमारे लिए। नहीं, डिफरेंस नहीं ऐसा होता। देखिए, कानून जो है वो लिखा क्यों जाता है, ठीक है, वरना आप जाते हैं जब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जाते हैं, पुरानी ज़माने में जब आप देखते थे काजी बैठे होते थे, वो दोनों पार्टीज़ को सुनते थे, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते थे। ठीक, जब रिटन लॉ आया तो रिटन लॉ का एक्चुअली मकसद ये था कि जज को उसका पाबंद किया जाए। ठीक होगा, ठीक है, मसलन किसी को पता हो कि मेरे साथ क्या सलूक होगा, ये नहीं बादशाह सलामत ने जो कह दिया, हाँ, ठीक है जी, बादशाह सलामत को किसी की शक्ल पसंद नहीं आई तो उसका कहा सार उतार। हाँ, बादशाह सलामत किसी को नवाजने की जो है का दिल कर आया तो हीरे जवाहरात से नवाज दिया। रिटन लॉ जो है वो इसलिए आया है, इसकी पीछे विजडम ये था कि ताकि जो लोग हैं उनको पता हो कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, हम क्या करें, तो इसलिए रिटन लॉ। ठीक है जी। लेकिन शुरू में ये था कि ये जो लॉ था ये किंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, जो बादशाह होते थे बादशाह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन बादशाह ने दे दिया, लॉ बना के दे दिया। मैग्ना कार्टा आया 1215 में, तो 1215 में क्या किया, किंग ने अपने कुछ इख्तियारात दिए पार्लियामेंट को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी जो भी आपके साथ होगा, अवाम के साथ जो उन पे आप टैक्सेशन लागू होगी, जो उनको किसी भी जुर्म में सज़ा दी जाएगी, वो इस कानून के मुताबिक दी जाएगी, वो कानून लिखा हो। अब ये एक सर्टेनिटी पैदा होगी, एक यकीनी सूरत हाल पैदा होगी कि जी हमारे साथ ये सलूक होगा अगर हम ये करें। लेकिन वो किंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। फिर एक दौर आया कि जब जमहूरियत का दौर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, तमाम लोग जो हैं वो कानून के सामने बराबर होंगे। ठीक है, अगर किंग भी जुर्म करेगा या कोई हुक्मरान भी जुर्म करेगा तो उसको भी ये कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। उसको फिर हम कहते हैं दो रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ यानी रूल ऑफ लॉ क्या है कि कोई भी आपका हुक्मरान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, उसका अपना इख्तियार नहीं होता। उसका इख्तियार वही होता है जो कानून उसे बताता है, यानी उसकी अपनी मर्जी या अपनी डिस्क्रिशन नहीं होती, कानून के मुताबिक वो चल रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर टेक्निकली देखें तो फिर ये हुक्मरानी कानून की होती है, उस बंदे की नहीं होती, क्योंकि कानून से बाहर वो। तो दूसरा ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, के सब जो है वो इक्वल हो गया लॉ के मुताबिक। तो ये हमें जो है ये नया दौर जो है ये जहाँ पे हमने डेमोक्रेसी देखी, बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये चीज़ हमने देखी कि हमें बुनियादी हकूक़ भी मिले, लोगों को इससे इंट्रोडक्शन हुआ अपने बुनियादी हकूक़ से, फिर लोगों को ये पता चला कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होती है। तो ये एक लंबा सफ़र है। ठीक है, तो बाकी आप कहते हैं कि डिफरेंस है कोई प्रैक्टिस में या प्रोसीजर में, नहीं, ये गलत फहमी है। कुछ वकीलों में भी पाई जाती है, वो भी ये बात करते हैं कि जी प्रैक्टिकली कुछ और है जबकि स्टडी कुछ और है। ऐसी बात नहीं है।
अच्छा। जितनी भी प्रैक्टिस कोर्ट के अंदर चल रही होती है वो किसी ना किसी लॉ के तहत चल रही होती है। ठीक है। हालांकि हत्ता कि जो दायरी आप करते हैं ना, केस की दायरी, कब दायरी होगी, बक्सा कब खोला जाएगा, ठीक है जी, अच्छा। ये भी सारा कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ हमें पता नहीं होता, हम समझते हैं कि ये सीना बसीना चल रही है चीजें। हाँ, इसी तरह बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज, कोर्ट की टाइमिंग क्या होगी, केस दायर करने की टाइमिंग क्या होगी, कितनी दायरियां होंगी, बक्सा कब खुलेगा। ये मेरा ख्याल है कुछ वकीलों को भी नहीं पता होगा। सर असल में मसला ये है कि कुछ वकला हैं, कुछ दिन पहले मेरे एक शागिर्द से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था, मैं उसे एक मुकदमा डिस्कस हो रहा था, तो वो कह रहा था कि इसको जो है इस तरह डील करना चाहिए, तो इसमें कानून ये है। कि मैंने कहा ये कानून कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ। वो ठीक रहा था, अच्छा। बताओ ठीक रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहाँ लिखा हुआ है। अब कुछ चीज़ें हम वो देख के ना उस्तादों को देखे जी, हमारे उस्ताद ऐसे ही करते थे, ठीक है जी। ड्राफ्टिंग है दावे की, दावा ड्राफ्ट करना है, अच्छा जी ये चीज़ें लिखते हैं, वो लिख सही रहे होते हैं, अच्छा। मोस्टली लोग सही लिख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बताएं कि ये सिविल प्रोसीजर के कौन से ऑर्डर के तहत आप लिख रहे हैं, वो नहीं याद होता लोगों को। हाँ। तो ये मैं कहता हूँ कि सीना बसीना जो प्रैक्टिस है ना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दावा लिख रहे हैं तो वो किस ऑर्डर के तहत दावा लिख रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर आप जवाब दावा लिख रहे हैं तो वो किस ऑर्डर के तहत लिख रहे हैं, उसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं। अगर आप अच्छी तरह उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होती है और ज़्यादा अच्छे आप कोर्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। असल चीज़ ये है। जी ठीक हो गया। अब आ जाए कि अक्सर सुनने में आता है ना, थोड़ा आपने पहले भी बता दिया, जो हमारे लोगों का एक माइंड बना हुआ है जी कि कचहरी में जाएं, 1 नंबर काम 2 नंबर हो जाता है, 2 नंबर काम 1 नंबर हो जाता है। जितनी अर्निंग या इनकम आपने लगानी है या जितना बड़ा वकील आपने करना है, जी कोई इशू वाली बात नहीं है, पैसे लगाओ काम हो जाता है। कई बंदों का ये भी सुनने में आया कि सजाए मौत है, ठीक है, फाइनल भी हो गया है, आगे पीछे। इन बातों में कितनी सदाकत है शाह साहब के, या जिस तरह पहले आपने मुझे इनका क्लियर बताया है, इस बारे में भी कुछ बताएं ताकि जो हमारे लोग हैं वो ये सोचते हैं। हमारे ज़्यादा यही ना सुनी सुनाई बात, हम उसकी गहराई में नहीं जाते और वो नुकसानदेह होती है। असल में इसमें भी कुछ ना बात बताइए। ये है कि इसमें कुछ हमारा भी कसूर है। ठीक है। कि हमने लोगों के ज़हन में ये एक बात बैठ चुकी है, रासख हो चुकी है कि अगर आपने कचहरी जाना है तो आपकी जेब में अच्छे पैसे होने चाहिए, ठीक है। वरना आपको रिलीफ नहीं मिलना। ठीक है। देखिए अगर आप वैसे देखें तो इंसाफ तो बहुत सस्ता है। ठीक है। देखें अभी कुछ देर पहले उन्होंने 2 रुपए की टिकट जो है उसको चेंज करके बढ़ाया उसका रेट। हाँ बिल्कुल तो वरना क्या था, हम 2 रुपए की टिकट लगा के एक पिटीशन लिख देते। बिल्कुल। इंसाफ अभी भी इतना महंगा नहीं है। ठीक है। महंगा क्या है, वकील कहेगा मेरी फीस है, ठीक है जी, वो क्लाइंट की मर्जी है उसको हायर कौन सा करेगा वकील ना, करना हाँ, चाहता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। अगर वो वकील नहीं भी करता, ठीक है जी, कोई एक मुलजम है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, कोर्ट उसको वकील देगी। अच्छा। हाँ जी, अदालत उसको स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके देगी। ठीक होगा। ठीक है। दूसरा, आप अपना केस खुद भी लड़ सकते, आप अदालत से इजाजत लेके कि मैं अपना केस खुद प्लीड करना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, हमारा जो इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बहानों से अपने साइलों से पैसे निकलवाते हैं। मतलब एक प्रोफेशनल वकील है ना, हाँ। उसके पास आप जाते हैं, वो कहता है जी मैं लाख लूंगा फीस, 50,000 लूंगा, 2 लाख लूंगा, जितनी भी, ठीक है जी, साइल की मर्जी है, वो आपको हायर करता है नहीं करता। लेकिन आप कहेंगे कि जी अब फलां डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ गई है, 15,000 मजीद दे दे। ये भी सुनने में आया है। अब डॉक्यूमेंट तो 500 का निकल आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, जजमेंट पेश करनी है, और जजमेंट, ये एक वाकया भी हुआ है गुजरात में, एक पुरानी बात है, एक वाकया हम सुनते आ रहे हैं सीनियर बुकला से कि जी उन्होंने कहा है जी किताबें पेश करनी है और किताबें लाहौर से मंगवानी है, ठीक है जी, तो इसका 20,000 रुपया लगेगा, किताबों का 20,000 रुपया लग गया। अच्छा जी, कोर्ट फीस है, कोर्ट फीस हर दावे पे कोर्ट फीस नहीं लगती, ठीक है। ठीक है जी, कोर्ट फीस कुछ सर्टन दावे हैं उनके ऊपर कोर्ट फीस है, वो भी 15,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो कोर्ट फीस के नाम पे पैसे निकलवाए जाते हैं। अब जितनी बर्बादी लॉ प्रोफेशन की हो रही है,
उसके नंबर 1 जिम्मेदार हम खुद वकील हैं। हमने लोगों के ज़हन में ये तासर डाला है कि विकचैरी अलमू ना करियो, हकीकत समझ है ना, कंप्रोमाइज कर लें, पुलिस से डील कर लें, वो लोग तैयार होते हैं। हाँ वो तो आ ठीक है रही जी। है। जान छुड़ाए कचहरी, पंजाबी का अल्लाह कचहरी किसी ने ना बखाए, ये बड़ा ठीक है ना डायलॉग जी? हम सुनते हैं हाँ। बचपन से यार। उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने लोगों के दिल में ये तासर पैदा कर दी, कचहरी जाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि है। 2 बातें हाँ आपने नहीं बताई है। जी अगर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जी सरकारी वकील भी आपको मिल सकता है, जी, दूसरा आप खुद भी केस लड़ सकते हैं, खुद भी लड़ सकते। ये तो अब आप पे डिपेंड है। लेकिन फिर ये जज साहब आपको वार्निंग देंगे कि भाई फिर नताइज के तुम खुद जिम्मेदार हो। हाँ बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी है सर। लेकिन आप लड़ सकते हैं, आपकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप अपना केस खुद पेश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं हाँ जो ज़ाहिर अगर वो तो वकील करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस- आपको अपना पता नहीं होता कि कौन सी हम जब कहते हैं ना, जब हम जिरा करते हैं तो जिरा में जब हम सवालात गवाह से करते हैं ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये नहीं है कि क्या पूछना है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं पूछना, ठीक है, आपका केस खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर ये तजर्बा चूंकि फिर आम लोगों को, एक ले मैन को नहीं होता, तो इसलिए फिर बेहतर होता है कि वो वकील कर ले। वकील कर ले और उससे लेकिन कौन सा वकील करना है ये उसके लिए एक चैलेंज, मतलब कोई बंदा नहीं बताएगा, मतलब मुझे केस के बारे में नहीं ना पता, एक फील्ड के बारे में अगर मुझे नहीं पता तो मेरा फर्ज है मुझे बताने का कि जनाब आप इसके एक्सपर्ट के पास चले जाएं, ये मेरा काम नहीं है। हकीकत है। कि अगर मैं क्रिमिनल केसेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सिविल केसेस कभी देखे नहीं, कभी मैंने दावा नहीं दायर किया, तो अगर मैं सिविल केस जो है वो उसका ब्रीफ एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो ये मेरी ज़्यादती है। उसको तो नहीं पता जो मेरे पास आया, बिल्कुल ठीक है, कल को उसकी बर्बादी होगी उसके केस की तो उसका जिम्मेदार तो फिर मैं हूँ, ठीक है। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी करेक्ट नहीं होगी। तो ये हम लोग ज़्यादती ये भी करते हैं कि हम अपने, हमारे भाई बैठे हुए हैं मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनके पास रेफ़र कर दें अगर आपको नहीं आता तो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तजर्बा गाह नहीं बनानी चाहिए ठीक है। कि क्लाइंट को आप अपने तजर्बे की मश्क बना लें। अच्छा, अक्सर देखते हैं छोटा सा केस है चाहे बड़ा है, बड़ा तो चलो ये होता है कि उसको हल करने में थोड़ा टाइम मिलता है। ये कह लें कि एक कत्ल का केस है, उसमें ये होता है कि थोड़ा फैसला लेट भी हो सकता है। अक्सर सुनने में ये भी शायद साहब आया कि जो देखने में भी आता है और सुनने में भी आता है कि कचहरी में छोटा केस हो या बड़ा हो वो लेट करते हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या ये वकीलों का कसूर होता है या जिसका केस होता है या जज साहबान का? इसका थोड़ा बताइएगा। अच्छा जी, जो सवाल है आपका कि केसेस जो हैं वो हाँ, लेट क्यों फैसले डिले क्यों होते हैं, हाँ बिल्कुल, उसमें मल्टीपल फैक्टर हैं। ठीक है, उसमें बुकला का भी किरदार है, ठीक है, उसमें जो गवाहान हैं, जो सरकारी गवाहान हैं, उनका भी किरदार है, ठीक है, जजेस का भी किरदार है। ये सारे मिल के जो फैक्टर हैं किसी केस को डिले करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो ज़ाब्ता है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, अपने मर्डर केस की बात की है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 है, ठीक है, वो कहता है कि मर्डर केस को आपने डे टू डे हियरिंग करनी है, यानी रोज़ाना इसकी हियरिंग होगी, रोज़ाना समाअत होगी। अगर रोज़ाना समाअत किसी मर्डर केस की हो और वकील भी उसमें हाज़िरी बाकायदा दें और गवाहान भी जो हैं, यानी सरकारी, एक मर्डर केस में सरकारी गवाहान कौन से होते हैं? वो जिसने FIR काटी है, ठीक है, ठीक है, वो जो लाश लेकर गया है, वो जिसने केस की तफ्तीश की है, ठीक है, डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम किया, ठीक है जी, उसके बाद प्राइवेट गवाह है। अगर डे टू डे हियरिंग हो ना, जो ज़ाब्ता कहता है, तो आपका मर्डर केस 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल हकीकत है। लेकिन होता क्या है, डे टू डे हियरिंग हो नहीं सकती। क्यों नहीं होती? जज के पास एक केस तो नहीं है, हाँ मल्टीपल केस है, उसमें डेट ज़ाहिर है उसने आगे डालनी, कोई महीना डाल देगा, 15 दिन 20 दिन डाल देगा। अब वकील इंसान है, एक वकील है, उसके 50 केस लगे हुए, सारे तो नहीं कर सकता। ठीक है, वो किसी दिन किसी कोर्ट में होगा, किसी दिन किसी कोर्ट में होगा, उसको एडजर्नमेंट्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये तो होगी एक जेन्युइन रीज़न एडजर्नमेंट्स की। फिर नॉन जेन्युइन भी है,
अच्छा। कि जानबूझकर जर्मन नहीं, मुझे पता है मेरे मुलज़िम ने सजा हो जाना, पता चल जाता है हमें हाँ, कि ये बंदा बिल्कुल। सजा होना है कि बरी होना है। ठीक सही है जी। बात। मुझे पता है इसने सजा होना है, मैं इसको लेट कर रहा हूँ, तरीके ले रहा हूँ बहाने बहाने से। ठीक है जी, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक जी, आज मैं हाई कोर्ट हूँ। अब तो जजेस कुछ सख्त हैं, वो कहते हैं जी वो लिस्ट दिखाए ना, वो कंप्यूटराइज लिस्ट आती है हाई कोर्ट में आपका कौन सा केस लगा हो। पहले हम क्या करते थे, हम बार रूम में बैठ के कह देते थे मुंशी को जाके बता दें हाई कोर्ट है। ठीक है। ठीक है। फिर ये एक हो गया, डिले की काज होगी। उसके बाद गवाहान नहीं आते। ठीक है, सख्त जज होगा तो फिर वो दौड़ते आएंगे पुलिस वाले भी, ठीक वरना वो भी कि कोई बहाना लगा देंगे। ठीक है, तो अभी एक मिसनोमर भी है थोड़ा सा कि जी बहुत ज़्यादा डिले होता है। मर्डर केस को जो मेरा तजर्बा है, मैं भी मर्डर केस करता हूँ, मर्डर केस जो है वो अनयूजुअल उसकी डिले ना हो तो मर्डर केस 2-2.5 साल में कंक्लूड हो जाता है। ठीक है। ठीक है, यूजुअली जो हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा देर सिविल केसेस को होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें ज़ाब्ते का भी कसूर है। सिविल प्रोसीजर कोड को मेरा ख्याल है चेंज होना चाहिए, काफ़ी चेंज किया भी इन्होंने, लेकिन वो उसमें मज़ीद चेंजिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़ाब्ता बहुत पेचीदा है। फॉर एग्जांपल मैं डिले करना चाहता हूँ, मैं एक खाम खासी मिसलिनियस से एप्लीकेशन दे दूंगा जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अब ज़ाब्ता ये कहता है कि उस एप्लीकेशन का जवाब आएगा, उसमें एक तारीख पड़ेगी, फिर उस एप्लीकेशन पे बहस हो जाएगी, फिर मैं बहस नहीं करूँगा, फिर मैं कहूँगा मैं कहीं गया हूँ, फिर हो सकता है एक मिसलिनियस एप्लीकेशन आई है, ठीक है। उस एप्लीकेशन को 6 महीने लग गए, वो मैंने दी क्यों है उसका कोई मतलब, मुझे पता है ये खारिज होनी है, लेकिन मैंने दी है उसको कि ये डिले में कर। तो ये ज़ाब्ते में थोड़ा सा अगर चेंज लाते हैं तो फिर और स्पीडी ट्रायल हो जाएगा। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत ने इस पे काफ़ी तवज्जो दी है ठीक है। कि ये स्पीडी ट्रायल हो, तो हो भी रहे हैं। आप उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये जी हो रहे हैं। चले उसी डगर पे जिस पे ये जाने चाहिए जी चले जा रहे हैं। अब अजय शाह जी, इतना अर्सा हो गया प्रैक्टिस कर दे, कोई केस ऐसा आया हो जिसको हल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, या ये हो कि आपने कोई केस ऐसा विन किया हो और एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो, इस तरह का भी कोई देखिए, वाक़या जब हुआ? डॉक्टर साहब प्रैक्टिस शुरू होती है ना, ठीक है। तो शुरू के दिनों में जो अचीवमेंट होती है उसकी बड़ी खुशी होती है। हाँ, कोई भी काम। बाकी तो फिर रूटीन की बात बन जाती है। शुरू में एक मर्डर केस था, उसमें एक हमारी सैयद बरादरी के कुछ लोगों ने अच्छा। एक गरीब रक्षा वाले का बड़ा जुल्म से कत्ल किया था। मतलब डंडों से मार के उसको बेचारे को बहुत जो है तशद्दुद से, इनह्यूमन तरीके से उसका मर्डर किया। उसके बाद जो उस केस के गवाह थे, वो गवाह सारे डर गए, उसमें कुछ उसके कज़न थे मरने वाले के, ठीक है। वो भी भाग गए वो उनके डर से, जो मुलज़म थे। तो अकेली जो माँ थी वो गवाह थी उसकी, बाकी सारे गवाह जो है वो, यानी केस बहुत कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया था। वो भी एक 70-75 साल की एक औरत थी, तो वो रह गई उसके। अच्छा। तो वो किसी रेफरेंस से मेरी तरफ आए, मैंने उनसे फ़ीस भी नहीं ली थी। अच्छा। उसके सारे अदालती अखराजात मैंने खुद किए थे। ठीक है। उसमें ये था कि जब मुझे पता चला, उस दौर में तो ये भी होता है शुरू में कि आपको कोई केस मिल जाए, हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे ज़्यादा जो था ना, मुझे वो ज़ाती तौर पे बड़ा, जब मैं सुना गुस्सा बड़ा आया भाई ये क्यों किया गया, कि छोटी सी रीज़न पे, छोटी सी तलक कलामी के ऊपर उन्होंने कत्ल कर। उसके बाद वो केस मैंने किया। वो जो बुजुर्ग औरत थी उसको मैंने हौसला दिया। वो केस तो वो गुजरात के टॉप लायर थे, उनकी डेथ हो चुकी है, उनसे वो केस हमने विन किया था, फिर उन मुलज़मों को सज़ा हुई थी। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक, समझे कि एक सेटिस्फेक्शन मुझे बड़ी हुई उस वक्त वो केस विन करने के। बाकी तो फिर चलता बेशुमार होते हैं। हाँ, होते रहते। मैं नहीं कहता कि ये को बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि कई दफ़ा केस के फैक्ट्स ऐसे, कई दफ़ा जज को भी आ जाती है हमदर्दी, सब कुछ होता है, लेकिन वो मेरी एक अचीवमेंट, मैं समझता हूँ कि उस वक्त मेरी 6 महीने की टोटल प्रैक्टिस थी, तो उस वक्त जो था मुझे ये बड़ी खुशी हुई। मैं
अक्सर सोशल मीडिया पे आपको देखता रहता हूँ। अब बहुत ज्यादा ना, कई दफा ये कह लें कि जो कुछ आप लिखते हैं हर बंदा वो नहीं लिखता, क्योंकि मैं तो पढ़ता रहता हूँ। वो बहुत ज्यादा आप ये जो कह लें कोई सियासी है, समाजी हैं, कारोबारी हैं या कुछ शोबाजात भी, उनके खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो जब बंदा इस्तेमाल करता है, हज़ारों लाखों बंदे देखने वाले थे, कभी कोई ऐसा वाक़या हो कि किसी के खिलाफ कुछ लिखा हो तो धमकी वगैरह आई हो, ऐसा होता है? आई भी हैं, और ख़ास तौर पे आई हैं मजहबी तबके की तरफ से। अच्छा। कि मैं जो है ना सारे मौजू पे लिखता हूँ, मजहबी, समाजी, हाँ बिल्कुल, सियासी। मैं देखता हूँ हर मौजू पे। तो उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। अच्छा। तो फिर शायद उनको ये पता चल गया है कि ये किसी ख़ास फ़िरके से तल्लक नहीं रखता, कोई किसी ख़ास को टारगेट नहीं कर रहा, वो ओवरऑल मैं क्योंकि बात करता हूँ टोटल, उस लिहाज से शायद फिर वो रिएक्शन आना उसका बंद हो गया। दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर आप खुद से सोचते हैं ना, किसी चीज़ को आप सही समझते हैं और आप किसी के ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हैं, ठीक है, और आप अपना एक ओपिनियन रखते हैं, या तो उसके दो ही तरीके हैं, या आप अपना ओपिनियन बिल्कुल शेयर ना करें किसी से, अपने तक ही रखें। ठीक है जी, क्योंकि जो दिल में आप, ऐसे भी लोग होते हैं हाँ, नहीं किसी से शेयर करते। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने शेयर करना है, अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने शेयर करना है आप अपने ख्यालात, फिर उसमें डंडी ना मारे, फिर जो है फिर वो कर दें। ठीक है, उसमें अगर आप डंडी मारेंगे फिर ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। बिल्कुल। अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि मेरे सख्त ना हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे, इसको हम कहते हैं कल्ट, जो हमारी सोसाइटी के अंदर ना, जो मसलन शख्सियत परस्त कुछ लोग हैं, चाहे वो किसी सियासी पार्टी से हैं, चाहे वो किसी मजहबी से हैं, उनको आप आराम से भी बात करें ना, बड़े इंटेलेक्चुअल वे से बात जी करें, बिल्कुल, उनका रिएक्शन बड़ा अनयूजुअल होता है। ठीक है जी, उनको फिर मैं उनकी उसके रिएक्शन में मैं फिर उसी ट्यून में सख्त होते हैं। वो इसलिए होते हैं हाँ, कि भाई आप, उसका ये नहीं कि मुझे कोई ज़ाती गुस्सा बड़ा आ जाता, उसका मतलब ये है कि भाई इनके बुत तोड़े जाएं। ठीक है, कोई किसी बंदे को भी, चाहे वो आपका सियासी लीडर है, यार सुपर ह्यूमन तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, सियासी शऊर पे मैंने अगले दिन देखा है कि सियासी शऊर ये नहीं है जो कि लोग समझते हैं कि भाई आपको पता चल गया है कि आपके मुखालफिन जो है उनमें ये बुराई है। ठीक है, सियासी शऊर ये है कि जो अवाम है उसके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद हो, ये सियासी शऊर मौजूद हो, इसको आप तनकीदी सोच कहते हैं, कि अपने लीडर को भी सवाल कर सकें कि भाई ये तुमने क्या किया फलां। जी बिल्कुल, ये नहीं है कि लीडर साहब ए कह रहे हैं तब भी ठीक है, बी कह रहे हैं तब भी ठीक है, ये नहीं। ये सियासी शऊर नहीं है, ये तो शऊर की तौहीन है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा ज़रूर शायद सख्त अल्फाज होते होंगे। अदरवाइज मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपका पोलाइट वे है बात कहने का, मुहज़्ज़ब तरीका है, तो आप दुनिया की कोई बात भी किसी से भी कर सकते, किसी से भी आप कोई भी नज़रिया आप दुनिया का बयान कर सकते।